हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप सीटेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 नवंबर से हम एक ऑनलाइन बैच को स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके मिनिमम फीस के अंदर होगा और आपके जितने भी सब्जेक्ट आएंगे ना एकदम बेस्ट तरीके से करेंगे हम। आपको इसके अलावा कुछ भी स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको थ्योरी क्लासेस प्लस में आपके जितने भी एमसीक्यू हैं 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हुए ना, हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये बैच हम 1 नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियोज को आराम से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इससे बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, वहां पे मैंने ईवीएस के बारे में बोला था कि मैं एक सिंगल क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने दूंगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारे नोट से बाहर नहीं था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब तक हम ईवीएस के क्वेश्चंस कर रहे थे। आज मैं आपको कराने वाला हूं जो क्वेश्चंस हैं वो साइकोलॉजी के। तो साइकोलॉजी में आपका एक टॉपिक आता है वाइगोट्स की थ्योरी। वाइगोट्स की थ्योरी आपका एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। और अब तक 2011 से लेकर 2023 तक इस टॉपिक से लगभग 150 से 200 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आपको हर एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक जो मटेरियल है ना आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और ये सभी आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो सीटेट के अंदर आए हुए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर गिव्स ए हाफ डन एग्जाम्पल टू चाइल्ड while teaching a particular concept according to लेव वाइगोत्स्की, which of the following strategies is the teacher using। देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है ना आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु, यानी कि जो अध्यापक है वो क्लास के अंदर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको पढ़ाना चाहता है, तो पढ़ाने हेतु एक अध्यापक बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपको पहले टॉपिक को समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक का नाम है वाइगोत्स्की थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वाइगोत्स्की के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की जो है ना ये आपके एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने सबसे ज्यादा जो दबाव डाला है ना वो समाज पे डाला है। इन्होंने बात की है समाजीकरण की। समाजीकरण का मतलब क्या होता है? समाजीकरण का मतलब होता है, इसका कहने का मतलब इनका ये था कि जब बच्चा जब समाज में आता है ना तो समाज के बीच में वो रहता है ना, समाज के साथ जब वो कन्वर्सेशन करता है, उनसे बातचीत करता है, अपने से बड़ों से सीखता है, अपने से छोटों से सीखता है, तो तब जाके क्या होता है, उसको ज्ञान होता है, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो वाइगोत्स्की का कहना था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं ना हम समाज के अंदर रह के सीखते हैं। तो ये थे वाइगोत्स्की के बारे में। अब जब हम थ्योरी क्लासेस में पढ़ेंगे ना तो हर एक सिंगल से सिंगल चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने तो अध्यापिका क्या कर रही है, आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो अब आइए आप कंसेप्ट के ऊपर। वाइगोत्स्की ने बोला जो बच्चा होता है ना तो बच्चे के सामने कुछ स्टेजेस होती हैं, आप समझ के चलना। ठीक है, एक ये स्टेज हो गई, एक ये स्टेज हो गई और एक आपकी ये स्टेज हो गई। तो इस वाइगोत्स्की ने बोला कि यहाँ पे बच्चे के सामने जो टास्क होते हैं ना वो इतने इजी होते हैं कि वो बिना किसी की हेल्प से आराम से कर लेता है। ये वो स्टेज है। देन उसके बाद उन्होंने बोला ये जो स्टेज है ना, यहाँ पे जो टास्क है वो बच्चा कर लेता है लेकिन उसे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। क्या होती है? थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है लेकिन वो कर लेता है। देन उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचता है। यहाँ पे जो टास्क होते हैं ना, यहाँ पे इन टास्क को वो अकेले कर ही नहीं पाता।
इन टास्क को करने के लिए उसे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, और इस हेल्प को इंग्लिश के अंदर बोला गया है स्कैफोल्डिंग। क्या बोला गया है? स्कैफोल्डिंग बोला गया है। और हिंदी में अगर बात करें तो इसे बोला जाता है पाड़। क्या कहा जाता है? पाड़। पाड़ पाड़ बोला जाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे जो टास्क है वो बच्चा अकेला नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर कोई उसकी हेल्प करता है ना तो किसी की हेल्प से वो इस चीज को सीख सकता है। और इसके बाद आता है ये वाली एज। इसके अंदर जो टास्क है ना वो उसके एकदम ऊपर है, इनको वो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन चीजों के बारे में उन्होंने बात की थी। तो जो ये वाला जो एरिया हो गया ना जहां पे वो टास्क को कर लेता है लेकिन थोड़ी सी उसे डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी आने के बावजूद वो अकेला ही कर लेता है। और एक ये वाला एरिया जिसके अंदर वो टास्क को किसी की हेल्प से करता है। तो इन दोनों एरियाज को बोला गया है आपका जेडपीडी। जेडपीडी की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये चीजें मैं आपको थ्योरी के अंदर बहुत ही डिटेल से समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आइए आप क्वेश्चन पे, जो हमारा कंसेप्ट पूछा गया था, जहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया था कि एक जो टीचर है ना वो क्लास में कुछ संप्रदाय को पढ़ा रही है। तो पढ़ाते हुए वो क्या करती है, बच्चे को आधा किया हुआ हल किया हुआ क्वेश्चन दे देती है, उदाहरण दे देती है। तो यहाँ पे पूछा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही थी? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, स्कैफोल्डिंग का, कॉन्फ्लिक्ट टीचिंग का, या फिर कंडीशनिंग का? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना वो आएगा स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग कैसे है भाई? टीचर क्लास में कुछ पढ़ा रही थी, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो क्लास में टीचर ने क्या किया कि बच्चे को क्लास में स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, और बच्चे की हेल्प कर दी उस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, और आधा उसको हल कर दिया, और आधा हल करने के बाद बच्चे को दे दिया कि अब जो आधा बच गया ना उसको आप खुद हल करोगे। तो क्या की टीचर ने बच्चे की हेल्प की ना, और हेल्प करने को हमने यहाँ पे क्या बताया है? स्कैफोल्डिंग बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्कैफोल्डिंग आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ना तो सीधा और सिंपल सा है, आपको थ्योरी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, और इस थ्योरी को एकदम देसी लैंग्वेज में जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, इससे भी बेस्ट वे में हम अपनी थ्योरी क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। आपको एक छोटी सी छोटी चीज आराम से समझ में आएगी, इजीली समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो हो सकता है काफी लोगों को समझ में ना आए, जो फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इन टॉपिक्स को पढ़ा ही नहीं है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब हम थ्योरी कर लेंगे और उसके बाद अगर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप एक सिंगल क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। According to Lev Vygotsky, the zone of proximal development should be used for, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे बोला जाता है जेडपीडी, जो मैंने बोला ना जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो टीचिंग के लिए, असेसमेंट के लिए, टीचिंग ओनली, असेसमेंट ओनली, असर्टिंग फ्लूइड इंटेलिजेंस के लिए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, आंसर नंबर फर्स्ट आएगा। भैया आप बच्चे को क्या कर रहे हो? बच्चे की हेल्प कर रहे हो। तो बच्चे को, आपको जब आप बच्चे की हेल्प करते हैं तो आपको ये बात भी तो समझ में आ जाती है ना कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो इससे क्या हो गया? बच्चे का असेसमेंट हो गया, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया बच्चे को सीखने में कहाँ पे प्रॉब्लम है, बच्चे को कहाँ पे सिखाना है, तो आपका असेसमेंट हो गया। और जब आप बच्चे को सिखाएंगे तो साथ के साथ आपने भी तो कुछ सीखा ना, आपको भी तो पता चल गया ना कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, यानी कि आपको टीचिंग किस तरीके से करनी है ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई ना भाई। असेसमेंट भी हो गया बच्चे का, कि बच्चे का लेवल क्या है आपको ये पता चल गया, किस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चा सोल्व कर ही नहीं पाएगा ये आपको पता चल गया। साथ में आपको अपनी टीचिंग के बारे में भी पता चल गया कि किस तरीके से आप बच्चों को समझाएंगे, किस टाइप की टीचिंग का आप यूज करेंगे कि बच्चे आसानी से उस चीज को समझ जाएं। तो आपने दोनों कंडीशन को पूरा कर लिया। तो इसको बोला गया है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीयर ग्रुप्स, यानी कि आपके एक समकक्षी समूह। पीयर ग्रुप्स का मतलब ये होता है जो आपकी सेम कक्षा के अंदर पढ़ते हैं, जो आपके साथ आपकी कक्षा के अंदर जो पढ़ते हैं ना उसको बोला जाता है पीयर ग्रुप्स। तो हम यहां पे बात करेंगे पीयर ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए अगेन, अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने किस चीज के बारे में बात की थी? समाजीकरण के बारे में बात की थी, यानी कि समाज के ऊपर सब कुछ छोड़ा था इन्होंने। तो देखिए अब आप इस बात को समझिए, इन्होंने है ना कुछ एजेंसियाज दी, एजेंसी यानी कि समाजीकरण की एजेंसी दी इन्होंने।
एजेंसी का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे का समाजीकरण होता है। अब समाजीकरण का मतलब क्या होता है भाई, समाज में आए, समाज में आने के बाद क्या हुआ, आप बच्चे के साथ मिलने लगे, या यानी आप बच्चे के कंसेप्ट में सोच सकते हैं कि बच्चा समाज में आया, आने के बाद क्या किया, वो अपने फैमिली में पहुंचा सबसे पहले, फैमिली में आने के बाद वो पड़ोस में जाने लगा, स्कूल में जाने लगा, तो धीरे धीरे समाज के अंदर उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ने लगा। तो इसको बोला गया है समाजीकरण। अब मैं जैसे जैसे आपको समझाऊंगा ना वैसे वैसे आप समझते जाना। अब एक बात बताइए, जब बच्चा पैदा होता है, मान लो बेबी है, उसका जन्म हुआ, तो जन्म होते ही वो सबसे पहले किसके पास आएगा, अपनी माँ के पास, माँ के पास से पिता के पास, पिता के पास से दादा दादी, चाचा चाची, है ना, ताऊ ताई, हम अगर देसी लैंग्वेज में बात करें। और ये सब क्या है, ये आपका परिवार है, ये सब क्या है, आपकी फैमिली है ना। तो यानी कहने का मतलब बच्चा सबसे पहले किस में आया, आपकी फैमिली में आया, फैमिली में आया ना। तो वाइगोत्स्की ने बोला कि जो फैमिली है ना वो आपकी प्राइमरी एजेंसी है। इन्होंने 3-4 टाइप की प्राइमरी एजेंसी की बात की थी, एक तो प्राइमरी एजेंसी, एक सेकेंडरी एजेंसी, और एक बात में इन्होंने की थी एक्टिव या पैसिव। तो एक तो ये आपकी प्राइमरी जो होती है ना ये आप जाती हैं आपकी एक्टिव में, सेकेंडरी जो होती है ना ये भी आपकी किस में आती हैं, एक्टिव में आती हैं। और एक इन्होंने बात की थी पैसिव एजेंसी के बारे में, कि समाजीकरण की पैसिव एजेंसी। अब हम इन तीनों के बारे में समझेंगे जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आया परिवार के अंदर। तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले अपने परिवार में आता है ना। तो परिवार में आने के कारण इसको बोला गया प्राइमरी एजेंसी, यानी कि बच्चे का जो समाजीकरण सबसे पहले होता है ना वो अपने परिवार के कारण होता है। तो इसलिए इसको बोला गया है आपकी प्राइमरी एजेंसी। अब उसके बाद बच्चा क्या करता है, सबसे पहले परिवार में आया, उसके बाद बच्चे ने क्या किया, पड़ोस में जाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पड़ोस में जाना स्टार्ट किया, उसके बाद स्कूल में जाना स्टार्ट किया, पार्क वगैरह में जाना स्टार्ट किया, बाकी बच्चों के साथ मिलना स्टार्ट किया उसने। तो जितने भी ये चीजें हो गई ना, पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, बच्चे ने टीवी देखना स्टार्ट किया, बच्चे ने सोशल मीडिया सोशल मीडिया देखना स्टार्ट किया, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, है ना, ये सारी की सारी चीजें। तो ये जितनी भी चीजें आ गई ना ये सारी की सारी चीजें आएंगी आपकी सेकेंडरी एजेंसी के अंदर। प्राइमरी में सिर्फ परिवार आएगा और सेकेंडरी में आएंगी ये सारी की सारी चीजें, आपका पड़ोस, स्कूल, पार्क, टीवी, सब कुछ। और इनमें भी अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे बेस्ट सेकेंडरी एजेंसी कौन सी है तो आप बताएंगे स्कूल को। ये क्यों बताई गई है सेकेंडरी, आप खुद सोचिए। बच्चा सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, अपने परिवार के पास, जब वो छोटा होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके बाद वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो परिवार के बाद पूरे दिन में अगर आप 12 घंटे का आइडिया लगाते हैं तो सबसे ज्यादा वो किसके पास रहेगा, पहले अपने परिवार के पास। अगर आप 24 घंटे में सोचते हैं तो देन उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, आपके स्कूल है। आपके 7 से 8 घंटे कहां पे रहता है बच्चा, आपके स्कूल में रहता है ना। तो सेकंड नंबर पे जो बेस्ट एजेंसी बताई है ना वो आपकी स्कूल बताई है। और फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, आपका परिवार है। और सेकेंडरी में अगर बेस्ट पूछी जाती है तो आपकी स्कूल है। बाकी ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, सेकेंडरी में ही आएंगी। पड़ोस हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, टीवी हो गया, एसएम हो गया, आपके पीयर ग्रुप्स यानी कि जो आपके समकक्षी है ना वो भी आपकी सेकेंडरी में आएंगे। आपके फ्रेंड्स ये सभी किस में आएंगे, ये आपकी सेकेंडरी के अंदर आते हैं। अब आती है पैसिव एजेंसी की। ये पैसिव क्या होता है, ये एक्टिव क्या होता है। देखिए अब इसको मैं आपको समझाता हूं। एक्टिव का मतलब पता है क्या है, जब बच्चा परिवार में आया, परिवार में सबके साथ बच्चे ने खेलना स्टार्ट किया तो बच्चा कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है ना, यानी कि वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो जब जहां पे इंटरेक्शन होता है ना, यानी कि सवाल जवाब होते हैं, जहां पे दोनों तरफ से बोला जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरेक्शन। तो वहां पे होती है आपकी एक्टिव चीजें। क्या होती हैं, एक्टिव चीजें हैं। तो आप देखिए प्राइमरी में परिवार में बच्चा बोलता है एक दूसरे के साथ तो इसलिए एक्टिव हो गई। सेकेंडरी अगर आप देखते हैं तो बच्चा पड़ोस में गया बातें करेगा, स्कूल में जाएगा बाकी बच्चों से बातें करेगा, पार्क में किसी के साथ खेलेगा तो बातें करेगा। तो इसलिए इस वजह से इसको बोला गया है आपकी सेकेंडरी। और सेकेंडरी को भी क्या बोला गया है, एक्टिव बोला गया है। और अब बात आती है आपकी पैसिव एजेंसी की। अब देखिए समाजीकरण की पैसिव एजेंसी, आप जाते हैं लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी में गए तो वहां पे काफी बच्चे एक साथ बैठे होते हैं ना, तो सीधा और सिंपल से आपका समाजीकरण तो हो गया। यानी कि आप समाज के अंदर तो जा रहे हैं। फिर लाइब्रेरी में क्या है, काफी बच्चे एक साथ हैं, यानी कि आप समाज के बीच में बैठ तो रहे हैं, तो समाजीकरण तो आपका हो गया। लेकिन ये समाजीकरण आपका एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है। अब ये पैसिव क्यों है, क्योंकि सीधा और सिंपल सा है, लाइब्रेरी में जाने के बाद आप किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते हैं, वहां पे आप एकदम चुपचाप बैठते हैं
और चुपचाप बैठ के आप पढ़ते हैं, तो यानी कि सामाजिकरण तो आपका हुआ है, लेकिन आपका एक्टिव सामाजिकरण नहीं हुआ है, आपका हुआ है पैसिव सामाजिकरण। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है ना, ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपकी पैसिव एजेंसी कौन सी है? आपकी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र पैसिव एजेंसी है, और वो है आपकी लाइब्रेरी। एक्टिव के अंदर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ जाएंगी। प्राइमरी एजेंसी किसको कहा जाता है? आपके परिवार को। सेकेंडरी किसको कहा जाता है? आपके स्कूल को, अगर बेस्ट पूछा जाता है तो। बाकी ये सारे की सारी चीजें, यहां तक कि आपका जो धर्म होता है ना, धर्म जिसे हम रिलीजन बोलते हैं, रिलीजन भी किस में आएगा? आपकी सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आएगा। ये सब चीजें मैं थ्योरी क्लासेस में बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझाने वाला हूं सीक्वेंस में। यहां पे तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना क्वेश्चंस की, तो काफी चीजें मुझे स्किप भी करनी पड़ रही है, ठीक है। काफी चीजों को मैं स्किप कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। वहां पे हम हर एक सिंगल से सिंगल चीज को बहुत ही डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पे। पीयर ग्रुप्स यानी कि जो आपके समकक्षी होते हैं ना, उनके संदर्भ में क्या सही है, आपको सही बताना है। तो बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई द्वितीयक सामाजिकरण तो है, ये मैंने बताया ना। पीयर ग्रुप्स किस में आते हैं? आपकी सेकेंडरी एजेंसी में आते हैं। यानी कि द्वितीयक, भाई प्रथम क्या हो गया? परिवार हो गया। द्वितीय क्या हो गया? आपका स्कूल हो गया, है ना। जो पीयर ग्रुप्स हैं वो हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो वहां पे यही बोला गया है कि जो समकक्षी है ना, वो द्वितीयक सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ, सही हो सकता है। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, गलत है भाई। भूमिका तो होती है। आप एक बात बताइए, आप अपनी कक्षा में किसी के साथ पढ़ते हैं तो आप उससे बातें करते हैं ना, वो आपका दोस्त है, तो आपके जीवन में उसका प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ रहा है ना प्रभाव, तो उसकी भूमिका हो गई ना आपके जीवन में, आपके सामाजिकरण में। तो ये तो गलत हो गया। बच्चों के सामाजिकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, ये भी गलत है। हाँ, लघु हो सकती है लेकिन निरर्थक थोड़ी ना है, सार्थक है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने दोस्तों की ही मानते हैं। एक एज आती है, उस एज में आने के बाद ना हम अपने माँ बाप की सुनते हैं, ना आप अपने टीचर्स की सुनते हैं, हम किसकी सुनते हैं सबसे ज्यादा? अपने दोस्तों की। तो निरर्थक तो नहीं है, उसकी सार्थक भूमिका होती है दोस्तों की, ठीक है। आगे देखिए, यह द्वितीयक सामाजिकरण का कारक नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। द्वितीयक सामाजिकरण का मतलब क्या हो गया? आपकी सेकेंडरी एजेंसी। तो सेकेंडरी एजेंसी नोट कह रहा है, ये नोट थोड़ी ना है भाई। जो आपके समकक्षी हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, वो तो आपके द्वितीयक सामाजिकरण है ही। तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, कि बच्चों के द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम डिटेल से करेंगे चीजों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? अब प्राथमिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बताई है आपको, प्राइमरी। और क्या बताइए उसके अंदर? मैंने आपको फैमिली बताई है कि फैमिली होती है आपकी। अब आप ऑप्शंस को देखिए। स्कूल एंड नेबरहुड कैंसिल हो गया क्योंकि सेकेंडरी में आएगा। फैमिली एंड मीडिया, ये भी क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया। क्यों? देखिए, सबसे ज्यादा आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखना। नेबरहुड एंड टीचर्स, ये भी गलत हो गया। फैमिली एंड नेबरहुड्स, ये आपका सबसे करेक्ट होगा। अब मैंने इसको करेक्ट क्यों बताया है? भाई फैमिली के बारे में तो आपको पता है कि प्राइमरी है, यहां पे भी फैमिली थी, तो ये भी प्राइमरी हो गया। मीडिया मैंने किस में बताया था? सेकेंडरी में बताया था। और नेबरहुड मैंने किस में बताया था? ये भी सेकेंडरी के अंदर बताया था। तो आप कहेंगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए, ये भी तो सही हो सकता है, ये भी तो सही हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप बच्चा फैमिली में है, फैमिली के पास सबसे नजदीक कौन पड़ता है? आपका पड़ोसी तो पड़ता है। बच्चा पड़ोस में ही तो जाना स्टार्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस अगर आप देखते हैं ना, तो आप आंसर चूज करेंगे आंसर नंबर डी को। क्योंकि सोशल मीडिया तो बच्चे के पास बहुत बाद में पहुंचता है। सबसे पहले फैमिली है, और फैमिली के बाद वो कहां पे पहुंचेगा? आपके पड़ोस में पहुंचेगा, खेलने के लिए, घर के आसपास। उसके बाद वो कहां पे जाएगा? आपके स्कूल में जाना स्टार्ट करेगा, फिर पार्क में जाना स्टार्ट करेगा। तो आप समझ गए होंगे मैंने आंसर को कैसे चूज किया है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर है ना, हम सब कुछ करेंगे उस कोर्स के अंदर, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। हाल बच्चा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चा, मैं पहले के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। यहां पे एक बच्चे की और जो उसका टीचर है ना, उसकी कन्वर्सेशन को दिया गया है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। तो बच्चा कहता है अपने टीचर से कि मैं पहले के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा। तो अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए? क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। तो बच्चा कहेगा सर यहाँ पे पंजा आएगा। अगर ये बिल्ली के पैर हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? पंजा आएगा। यानी कि वो एक पहेली खेल रहे हैं, कार्डबोर्ड है जहां पे उन्हें कुछ बोर्ड लगाने हैं, ठीक है। तो ये बिल्ली जैसा इसमें आकार बना हुआ है, तो ये पंजे बाहर रखे हुए हैं और यहां से पंजे को गायब कर रखा है। और बच्चा कह रहा है कि सर मैं नहीं समझ पा रहा इन पंजों को कहां पे लगाना है, ये कहां पे लगेंगे, ये क्या चीज है? तो अध्यापक कहेगा कि यहाँ पे कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। तो टीचर ने क्या किया? बच्चे को हिंट दे दिया कि ये बिल्ली के पैर है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? तो बच्चा पहचान गया अगर बिल्ली के पैर हैं तो पंजा गायब है, यहाँ पे मैं पंजा लगा दूंगा। तो बच्चे ने तुरंत बोल दिया पंजा। तो अध्यापक सही, कौन सा टुकड़ा पंजा जैसे दिखता है? तो बच्चा बोला यह वाला।
यानी टीचर ने क्या की, बच्चे की हेल्प की क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर। और हेल्प को हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, स्कैफोल्डिंग। क्या बोला था, स्कैफोल्डिंग। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गलत है भाई, एक्सपोजिटरी लर्निंग गलत है भाई, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट गलत है भाई, स्कैफोल्डिंग क्या होगा आपका राइट आंसर। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सिचुएटेड इन द, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। मैंने आपको सीधा और सिंपल वर्ड में बता दिया। जब भी लेव वाइगोत्स्की के बारे में बात आएगी ना, आप सिर्फ और सिर्फ समाज के ऊपर जाना। तो आप इसमें देख लीजिए समाज के बारे में कहां बात है। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, साइको सेक्सुअल पर्सपेक्टिव गलत है भाई, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव गलत है भाई, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव गलत है भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। लेव वाइगोत्स्की ने 3 चीजों के बारे में बात की थी। आपकी भाषा के बारे में बात की थी इन्होंने, आपकी संस्कृति के बारे में बात की थी इन्होंने, और आपके समाज के बारे में बात की थी इन्होंने। तो काफी चीजें अभी मैं आपको थ्योरी के अंदर बताऊंगा। तो यहां पे क्या होगा करेक्ट आंसर, सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। सोशियो मतलब क्या हो गया, आपका समाज हो गया ना। कल्चर का मतलब क्या हो गया, आपका संस्कृति हो गया। पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपका जो नजरिया है देखने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, सीधा और सिंपल सा है। और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, आप ये मत सोचना सर अपने पास से डाल रहे हैं, नहीं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपके आए हैं। तो खालिस्तान इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल है गलत है भाई, मास मीडिया गलत है भाई, रिलीजन गलत है भाई, फैमिली होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे प्राइमरी पूछी है और प्राइमरी के अंदर मैंने एकमात्र आपको फैमिली ही बताई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who proposed the term जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेडपीडी। जेडपीडी को मैं आपसे डिटेल से बता चुका हूं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, लेव वाइगोत्स्की। सोचने की भी जरूरत नहीं है, लॉरेंस कोल्बर नहीं होगा, जेरोम ब्रेनर नहीं होगा, जीएन पियाजे नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, लेव वाइगोत्स्की, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। पहेली के कुछ टुकड़े हैं और अमन उनको सही तरीके से अरेंज कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है, यानी कि उसे डिफिकल्टी हो रही है, वो सही तरीके से लगा नहीं पा रहा। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी जो माँ है ना उसे संकेत प्रदान करती है, यानी कि माँ उसकी क्या करती है, उसे हेल्प करती है, उसे संकेत दे रही है, उसे हिंट दे रही है कि इस तरीके से यहां पे इन टुकड़ों को आप लगाइए। तो लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी, बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, गलत है भाई, बच्चों को आक्रामक बना देगी, गलत है भाई, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, ये होगा करेक्ट आंसर। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पाड़ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग। आप कंसेप्ट पे जाना, आप कभी भी जो आपकी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज पे मत जाना। और जो मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा ना, वो आप ये समझिए जो वर्ड्स है ना वो मैं इंग्लिश के भी यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि हिंदी के वर्ड आप पार्ट देख लीजिए। अब जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा ना सीटेट को, उसे पार्ट का मतलब नहीं पता होगा बिल्कुल भी, और जो काफी बार पढ़ चुके होंगे ना उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्ड यूज होता है ना वो आपका स्कैफोल्डिंग होता है। और हो सकता है ऑप्शन के अंदर वो सिर्फ यही लिख दे, डायरेक्ट स्कैफोल्डिंग लिख दे, है ना, या फिर हो सकता है वो स्कैफोल्डिंग जगह सिर्फ पार्ट ही लिख दे। तो अगर आपको पार्ट का मतलब नहीं पता स्कैफोल्डिंग होता है, तो आप सीधा और सिंपल से गलती करके आओगे। तो मैं दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बनानी है, और साइकोलॉजी भी क्या बोलती है, यही बोलती है कि लैंग्वेज को कभी भी आप अवरोधक बनने दो। आपके सीखने में, आपकी पढ़ाई में जो लैंग्वेज है ना उसको कभी भी आप अवरोधक मत बनाओ, उसे आप क्या बनाइए, अपनी सहायता के लिए बनाइए। तो सीखने में मदद नहीं मिलेगी, ये भी आपका गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन वाइगोत्स्की थ्योरी असिस्टेड डिस्कवरी इज एडेड बाय, यानी कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो सहायक खोज है ना वो किसमें सहायक है, कोग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, पीयर कोलैबोरेशन के अंदर, पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के अंदर, या फिर रेनफोर्समेंट के अंदर। एकदम गलत है ये सारे के सारे। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि बात हो रही है आपके लेव वाइगोत्स्की के बारे में, और लेव वाइगोत्स्की जो है ना वो बात करता है समाजीकरण की, यानी कि मिलजुल के काम करने की। तो जो पीयर कोलैबोरेशन होता है ना, पीयर कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे हैं ना वो आपस में मिलजुल कर सीख रहे हैं, मिलजुल कर किसी चीज की क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, सहायक खोज हो गई एक दूसरे की सहायता के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी, पीयर कोलैबोरेशन। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके साइकोलॉजी के थे।
अगर आपको अच्छा लगा ना तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इतने अच्छे तरीके से, इतने बेस्ट वे में मैं थ्योरी की एक सिंगल से सिंगल जो चीज़ है ना वो आपके साथ क्लियर करूंगा, और हम इसी लैंग्वेज में, इसी एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, और हम इस तरीके से करेंगे कि आप उन कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना किसी भी टॉपिक के, हम किसी एक सिंगल चीज को भी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे फिर कैसे एग्जाम नहीं निकलता है। प्रैक्टिस में आपको खुद कराऊंगा। तो आप 1 नवंबर का वेट कीजिए, कोर्स को लॉन्च करते हैं और आराम से अपनी थ्योरी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आप ये मत सोचिएगा अभी तो सीटेट की नोटिफिकेशन नहीं आई है। देखिए, जिनको एग्जाम क्रैक करना होता है ना, जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है ना, वो कभी भी फॉर्म निकलने का वेट नहीं करते। उन्हें पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे एग्जाम में बैठना है, और उस एक दिन के लिए मुझे पढ़ना है, और उस एक दिन के लिए मैं आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दूंगा। मैं कल का वेट करूंगा ही नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।